Okay, welcome back. In the last lecture, we were discussing chapter 5, which was buoyancy in fluid mechanics. Do you remember anything in buoyancy? मतलब जो हमने कुछ पढ़ लिया था ऑब्जेक्टिव्स में, एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था, कुछ याद है buoyancy क्या होती है? कोई भी चीज याद रिलेटेड टू buoyancy, एनीथिंग यू रिमेंबर? जी, व्हाट्स सर द ये कि फॉर्मूला? बायंस बोले बोले। थ्रस्ट फोर्स अच्छा, आप थ्रस्ट है। और डू यू फोर्स रिमेंबर द है। फॉर्मूला फॉर buoyancy? I will give you the gist of it again. Buoyancy is a force, just like weight. वो काउंटरैक्ट करती है वेट को। अगर वेट आपका नीचे की तरफ बॉडी को पुश करता है तो buoyancy always acts upwards. The general formula of buoyancy is the specific weight of the fluid, यानी gamma f multiplied by Vd, where volume is the displaced volume. You should not confuse the displaced volume with the total volume. एक होती है total volume, which is the volume of the body, which is denoted by V. One is the displaced volume, which is the volume displaced when the buoyant force is applied. तो आप इसकी सबस्क्रिप्ट देख सकते हैं कि सबस्क्रिप्ट के अंदर ही इसको Vd से सिग्निफाई किया जाता है buoyancy को. Fb is equal to gamma f multiplied by Vd. Keeping this principle in mind, the other force that we discussed about was weight. Weight का formula क्या होता है? Weight is the specific weight multiplied by volume. I'm not going through these slides again because these were discussed in the last lecture. I'm just going to the main formula. Weight is specific weight multiplied by volume. इसके अंदर जो वॉल्यूम होती है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी आपका जो टोटल वी है वो होती है, वी डी नहीं है. और गामा में भी फर्क है. गामा में ये फर्क है कि वेट के अंदर जो आप गामा लेते हैं दैट इज योर स्पेसिफिक वेट ऑफ योर बॉडी, नॉट द फ्लूइड. फर्ज करें मेरी एक बॉडी है, आयरन बॉडी, लोहे की. आयरन की जो बॉडी है वो मैंने डाली है कोई पानी में, और अगर मैं वेट निकाल रहा हूं तो बायोंसी के वेट और बायोंसी निकाल रहा हूं तो बायोंसी के लिए मुझे स्पेसिफिक वेट पानी का लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्लूइड पानी है, पानी के अंदर अब थ्रस्ट हो रही है. और जब मैं वेट निकाल रहा हूं, मैं वेट के लिए स्पेसिफिक वेट पानी का नहीं निकालूंगा, मैं स्पेसिफिक वेट उस आयरन का निकालूंगा, बिकॉज माय बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन इज आयरन. तो ये बात क्लियर हुई कि बायोंसी और वेट के बीच में क्या फर्क है. क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हमने ये भी जिक्र कर दिया था कि दोनों ये जो चीज हैं ये दोनों फोर्स हैं. तो सबसे पहले अगर आप इनका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये इन माइंड रखना चाहिए कि इसके यूनिट या तो आएंगे न्यूटन, किलो न्यूटन, या इसके यूनिट आएंगे पाउंड फोर्स में. अगर पाउंड फोर्स के साथ फुट है या पाउंड फोर्स के साथ कोई और यूनिट है तो वो फोर्स का यूनिट नहीं है. दूसरी बात जो हमने जिक्र की थी वो थी एक फ्लोटिंग और सिंकिंग का कॉन्सेप्ट. कोई भी बॉडी अगर है वो सिंक कर जाएगी अगर उसका वेट उसकी बायोंट फोर्स से ज्यादा है, और अगर उसका वेट कम है बायोंट फोर्स से तो वो सिंक या सबमर्ज नहीं करेगी. अब अज्यूम कर लें कि एक बॉडी कंप्लीट फ्लोट कर रही है, यानी न्यूट्रल बॉडी है, कोई उसके ऊपर बिल्कुल सरफेस, बिल्कुल उस फ्लूइड के ऊपर वो फ्लोट कर रही है, न्यूट्रल बायोंसी है. तो इसमें इसका वेट और इसकी बायोंट फोर्सेस क्या होंगे? कितने फोर्सेस अप्लाई होंगे मेरे पास इस बॉडी में, वर्टिकल फोर्सेस?
जी सर जीरो इक्विलिब्रियम। नहीं, जीरो इक्विलिब्रियम तो है। मेरा सवाल इक्विलिब्रियम का नहीं है। इक्विलिब्रियम तो आप हमेशा जीरो अज्यूम करते हो। मुझे ये बताओ फोर्सेस कितनी होंगी और उनका कॉरिस्पॉन्डिंग रिलेशन क्या होगा। अगर एक चीज कंप्लीटली बस फ्लोट कर रही है, न्यूट्रल बायोंसी में है, तो पहले तो ये बताएं फोर्सेस कितनी है। दो फोर्सेस होंगे, एक डाउन एक अपवर्ड होगा। एक डाउन होगी, एक अप होगी। डाउन वाली वेट होगी, अप वाली बायंसी। बायोंसी होगी। ये दोनों आपस में सेम होंगी। यानी अगर मैं न्यूट्रल बैलेंस लिख रहा हूं, तो मेरा बैलेंस क्या होता है? मेरा बैलेंस होता है अप माइनस डाउन। जो भी मतलब अगर न्यूट्रल बैलेंस होता है, सारी फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो होता है, वर्टिकल बैलेंस। तो मैं हमेशा बाय कन्वेंशन ऊपर वाली फोर्स को पॉजिटिव लेता हूं, नीचे वाली फोर्स को नेगेटिव लेता हूं। ऐसे ही करता हूं ना। तो अगर मेरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, फॉर एग्जांपल मैं बायोंसी को बी से शो कर रहा हूं और उसको डब्ल्यू से शो कर रहा हूं, और अज्यूम कर लें ये फोर्सेस हैं। अगर मैं वर्टिकल बैलेंस लगाता हूं और एक चीज कंप्लीटली बैलेंस में है, यानी न्यूट्रल बैलेंस में है, मेरी जो अपवर्ड फोर्स है वह बायोंसी है, पॉजिटिव। मेरी डाउनवर्ड फोर्स जो है वो डब्ल्यू है, वेट, इज इक्वल टू जीरो। तो न्यूट्रल बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, अगर मैं डब्ल्यू को उस साइड पे ले गया। यानी न्यूट्रल बॉडी जब होती है न्यूट्रल बायोंसी के अंदर, तो जितना आपका वेट है उतना आपकी बायोंसी भी होगी। अगर एक क्वेश्चन बोलता है कि सम इट इज बीइंग हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन के अंदर है हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, तो इसको आप, ये बात आपको एक क्लू दे देनी चाहिए कि इसके अंदर एक थर्ड फोर्स भी आएगी, क्योंकि एक फोर्स ऐसी है जो उसको इक्विलिब्रियम में उसको रख रही है। कहने का मकसद ये, जब ये न्यूमेरिकल आया था, a cube of 0.50 meter on a side is made up of bronze having a specific weight of 0.86 kilonewton per meter cube. Determine the magnitude and direction of the force required to hold the cube in equilibrium. इसका मतलब है एक थर्ड फोर्स हो रही है जो विच इज होल्डिंग द क्यूब। क्वेश्चन ने आपको बता दिया है, तो क्वेश्चन समझिएगा। कुछ क्वेश्चन के अंदर कोई थर्ड फोर्स नहीं होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आप सिर्फ दो फोर्सेस अज्यूम करते हैं, एक आपकी बायोंसी, दूसरी आपकी वेट, क्योंकि वो न्यूट्रल बायोंसी में होती हैं। और कुछ क्वेश्चंस में फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, तो उसके लिए मोर देन वन फोर्स आ सकती है। यानी देयर इज नो रूल के एक फोर्स ही है। देयर कैन बी 5 फोर्सेस, देयर कैन बी 10 फोर्सेस, अनलिमिटेड फोर्सेस हो सकती हैं। अगर आपके डायग्राम में 10-12 फोर्सेस हैं, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि सबसे पहले तो आप फोर्स इक्वेशन लगा दें। तमाम फोर्सेस एक साइड पे रख लें, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जीरो है। उसके बाद ये देखें कि पॉजिटिव फोर्सेस कौन सी हैं, नेगेटिव फोर्सेस कौन सी हैं। जो फोर्सेस ऊपर जा रही हैं वो पॉजिटिव हैं, जो फोर्सेस नीचे की तरफ आ रही हैं वो नेगेटिव हैं। ये कन्वेंशन है। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्शन चेंज कर लेता है, वो नेगेटिव फोर्सेस को पॉजिटिव वैल्यू रखता है, तो उसको पॉजिटिव फोर्सेस को नेगेटिव रखनी पड़ेंगी। इससे भी आंसर सही आएगा कि उसने अपना कन्वेंशन वो रखा है। मगर इसके अंदर आपके पास मसला ये होगा कि आखिर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे कौन सी साइन चेंज करनी है, और चांसेस हैं कि एक आध मोर देन वन फोर्स हो तो एक आध फोर्स की साइन आप चेंज करना भूल गए। ह्यूमन एरर इज पॉसिबल, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इजीएस्ट मेथड इज कि कन्वेंशन को फॉलो करें। जो फोर्स ऊपर लगता है उसको पॉजिटिव लें, जो फोर्स नीचे आता है उसको नेगेटिव लें। अब इन फोर्सेस के अंदर दो फोर्स तो आपको पक्के मालूम है कि बायोंसी हमेशा पॉजिटिव जाएगा, वेट हमेशा नेगेटिव जाएगा। तो इसका मतलब बायोंट फोर्स हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, वेट हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। अब बात आती है तीसरी फोर्स की। जब आप डायग्राम बना रहे हैं और शुरू कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, आपको नहीं मालूम है कि मेरी जो तीसरी फोर्स है वो नीचे है या ऊपर जा रही है। इसको आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। हो सकता है एक स्टूडेंट ने उसको नीचे बनाया हो और दूसरे स्टूडेंट ने उसको
ऊपर बनाया हो, जब आंसर निकलेगा तो मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों स्टूडेंट्स की सेम होंगी। एक का आंसर आ जाएगा 5 में, एक का आ जाएगा -5 में, या इन अदर वर्ड्स एक का आ जाएगा f इज इक्वल टू 5, दूसरे का आ जाएगा -f इज इक्वल टू 5। फोर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, -f। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो अपना डायरेक्शन बनाया है ना, वो गलत डायरेक्शन है। तो अगर उसने अपना डायरेक्शन नेगेटिव बनाया था ट्रायल एंड एरर के लिए, और उसका आंसर -f में आ रहा है, तो वो अपने डायग्राम को जरा सा मिटाकर उसका एरो अपवर्ड्स बना दे। और अगर उसने अपवर्ड बनाया था और -f आ रहा है, तो वो उसको डाउनवर्ड बना दे। बेस्ट तो ये है कि आप अपना डायग्राम पेंसिल से बनाएं, बाद में फेयर करें, ताकि उसको आप फेयर कर सकते हैं, बाद में रिवर्स कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर आपने पेन से बना दिया, तो फिर आप एक डायग्राम और नीचे बना दें कि दिस वाज द करेक्ट डायग्राम बेस्ड ऑन कन्वेंशन। एक मैंने आपको वाटर का न्यूमेरिकल करवा दिया था लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग में, तो हम वाटर को नहीं करते हैं, हम मरकरी से स्टार्ट करते हैं। अब देखें, बात वही हो रही है कि मैंने अपना जो ब्लॉक है, ब्लॉक मेरा ब्रॉन्ज का है, उसको मैंने मरकरी में डाला है। मेरा क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द क्यूब इन इक्विलिब्रियम व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन मरकरी। यानी मुझे दो चीजें ढूंढनी है। एक तो मुझे डायरेक्शन ढूंढना है उस फोर्स का, कि वो नेगेटिव फोर्स है या पॉजिटिव फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये ढूंढूं कि वो डाउनवर्ड फोर्स है या अपवर्ड फोर्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो मैं क्या अप्रोच लूंगा? सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आता है जी? मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि कोई भी बायोन्सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये 4 स्टेप्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम सोचकर, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव देखकर। मैं फोर्स को अज्यूम करेंगे, वो तो एक्सटर्नल हाँ, फोर्स। वो तो आप फोर्स अज्यूम करोगे। डिटरमिन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये आपका ऑब्जेक्ट है कि मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स अज्यूम करने से पहले क्या करेंगे? फोर्स कैसे अज्यूम करेंगे? फोर्स आप कैसे अज्यूम करेंगे कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? सबसे पहले क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद? सो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना दी, डायग्राम पे आपने फोर्स अज्यूम कर ली। उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। मैंने दोनों जो स्टेप्स है ना साइमल्टेनियसली कर लिए हैं, क्योंकि जब आपको फोर्स ही नहीं मालूम थी तो आपको करने पड़ते दोनों। देखें, फॉलो कीजिएगा इसको। सबसे पहले तो मैंने अपना डायग्राम बनाया है। मैंने कहा है ड्यू टू सम फोर्स अप्लाइड। मरकरी में दो ऑप्शन हो सकते हैं, सही है। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आपकी जो फोर्स है वो ऊपर जा रही है, पहले डायरेक्शन में एफ ई ऊपर जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपकी एफ ई नीचे आ रही है, सही है। जो पहला जो ऑप्शन है वो हो सकता है कि सपोज कर लें कि आपका ऑब्जेक्ट सिंक करता है। आपने ये अज्यूम किया है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंक करता है, तो उसके अंदर W इज ग्रेटर देन एफ बी। देखिए, मैं कैसे बोल सकता हूं कि पहला पहला वाला जो बॉडी है वो सिंक कर रही है और दूसरी वाली फ्लोट कर रही है। ये मैंने कैसे डिटरमिन किया W इज ग्रेटर देन एफ बी? क्योंकि पहली वाली में तो दो फोर्सेज हैं, दो ऊपर जा रही हैं। दूसरी वाली में दो फोर्सेज हैं, दो नीचे जा रही हैं। तो मुझे रिवर्स में नहीं बोलना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि मैंने बोल दिया कि पहली वाली सिंक कर रही है और दूसरी वाली फ्लोट कर रही है? Why could I not say that the first one is floating, the second one is sinking? क्योंकि ऑप्शन तो दो ही हो सकते हैं, एक फ्लोट हो सकती है, एक सिंक हो सकती है। ये मुझे बताएं। मतलब मैंने कैसे अज्यूम सर किया कि हम पहली वाली हमने सिंक जो है? फोर्स अज्यूम किया था, जो हम्म फोर्स अज्यूम किया था, इसका हमें पता नहीं है सही से कि मतलब ये ऊपर है या नीचे है, इसलिए। हम्म। नहीं नहीं, वो बात तो सही है। दोनों में देखें, हमने अज्यूम किया है कि एक डायग्राम में फोर्स ऊपर जा रही है
एक डायग्राम में फोर्स नीचे आ रही है, ये देखें, फर्स्ट डायग्राम फोर्स इज गोइंग अप, सेकेंड डायग्राम फोर्स इज कमिंग डाउन। मुझे ये बता दें कि मैंने ये इस डायग्राम के लिए ये क्यों लिखा सपोज द ऑब्जेक्ट सिंक्स, और यहां पर क्यों लिखा सपोज द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। मैं ये भी तो लिख सकता था ना कि पहली वाली डायग्राम में ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, रीजन कि ये एक है, ये एक है, दो हो गई, और यहां पर मैं लिख सकता था सिंक क्योंकि ये एक है और ये एक है गोइंग डाउन। ये मैंने रिवर्स में क्यों लिखा कि पहली वाली में W ग्रेटर है, दूसरी वाली में W लेस है। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि पहली में ही सिंक हो रहा है, दूसरी में फ्लोट हो रहा है? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। देखें, आपको क्वेश्चन बता रहा है, आपको क्वेश्चन बता रहा है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द क्यूब इन इक्विलिब्रियम। आपका क्वेश्चन क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द क्यूब इन इक्विलिब्रियम, यानी आपने क्यूब को इक्विलिब्रियम में रखना है। सही है? मुझे ऐसे मालूम है कि ये बॉडी सिंक कर रही है, मुझे ऐसे मालूम है कि फर्स्ट बॉडी सिंक कर रही है क्योंकि फर्स्ट बॉडी के अंदर फोर्स ऊपर जा रही है। ऊपर जाने का मतलब यह है कि कोई फोर्स ऊपर लगाई गई है जो उसने इक्विलिब्रियम में उसको रखा है। सही है? बात समझ आ रही है? कोई फोर्स लगाई गई है कि इसने इसको इक्विलिब्रियम में रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि वेट इसका ज्यादा होगा कि ये बॉडी नीचे जा रही होगी, ये बॉडी नीचे जा रही होगी, जिसकी वजह से एक फोर्स ऊपर लगी गई है। ये मुझे डायग्राम ही बता रहा है, जिसकी वजह से एक फोर्स ऊपर लगी गई है ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो गया है। इसका मतलब वेट इज ऑब्वियसली ग्रेटर। फिजिकली अगर सोचा जाए तो मैं बोल सकता हूं कि W इज ग्रेटर देन FB। अब दूसरे के अंदर इसका रिवर्स है। कैसे रिवर्स है? मुझे मालूम है इक्विलिब्रियम के लिए एक फोर्स ऊपर से डाउनवर्ड्स आ रही है, तो फोर्स डाउनवर्ड जब ही आएगी जबकि ये ऊपर जा रहा होगा। ऊपर जाने का मतलब यह है कि ये बायोन फोर्स जो है वो ग्रेटर होगी W से, जब ही तो वो फ्लोट कर रहा होगा, और उस फ्लोट को काउंटरएक्ट करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए ही तो एक फोर्स ऊपर से बैलेंस की गई है जो डाउनवर्ड में आ रही है। इसीलिए मैं डायग्राम को देखकर बता सकता हूं कि भाई ये वाले डायग्राम के अंदर ये ऑब्जेक्ट ओरिजिनली फ्लोट कर रहा था क्योंकि W लेस देन FB थी। वो तो बाद में फोर्स लगाने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आई है। तो अगर मैं आपको ये दो डायग्राम दे दूं इस फिगर के साथ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा फ्लोट कर रहा है, कौन सा सिंक कर रहा है। या आपको खुद बनाना आना चाहिए ये डायग्राम कि मुझे मालूम है कि ये फ्लोट है, ये सिंक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैं डायग्राम देखकर कैसे बता सकता हूं कौन सा फ्लोट कर रहा है, कौन सा सिंक कर रहा है? जी, यस सर। सबको आ गई ये बात समझ? ऐसा कोई नो सर, स्टूडेंट है? ये थोड़ा अच्छा, दोनों चीजें समझ नहीं आई या शुरू से बताऊं? ये सर थोड़ा शुरू से अगर बता दें। अच्छा चलें, मैं बता देता हूं आपको। देखें, क्वेश्चन आपको ये बता रहा है, अभी मैं सॉल्व की तरफ नहीं जा रहा हूं, क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि कोई फोर्स अप्लाई हो रही है ब्लॉक पर, कोई फोर्स ब्लॉक पे अप्लाई हो रही है जो कि ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ब्लॉक था उसमें दो से ज्यादा फोर्सेस हैं। दो फोर्सेस तो होती हैं, एक फोर्स वेट होती है, एक बायोंसी होती है। मगर अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फोर्स और लग रही है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है थर्ड फोर्स लग रही है। तो पहले तो आपको ये मालूम है दो फोर्सेस से ज्यादा हैं। अब दूसरी बात पे आ जाएं, अगर एक फोर्स और लग रही है तो लॉजिकली आपको मालूम है कि इसका मतलब है कि जो बाकी की दो फोर्सेस हैं, वेट और बायोंसी, वो आपस में इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल होती तो तीसरी फोर्स की जरूरत थी नहीं। क्लियर है ना? ये बात तो क्लियर है ना कि तीसरी फोर्स की जरूरत ही नहीं होती अगर बायोंसी और वेट इक्वल होती। इसका मतलब है कि मेरे पास दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं, एक में मेरा वेट ज्यादा होगा, एक में मेरा वेट कम होगा। अब जिसमें मेरा वेट ज्यादा है वो बॉडी मेरी सिंक कर जाएगी, जिसमें मेरा वेट कम है
वो बॉडी फ्लोट कर जाएगी। अभी भी मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो सबसे पहले तो मैं दो डायग्राम बना दूं। मैंने एक डायग्राम ये ब्लॉक बना दिया, मैंने एक डायग्राम ये ब्लॉक बना दिया। अभी मैं इसके ऊपर फोर्सेस पे जाऊं ही नहीं और देखूं भी नहीं लिखा क्या है। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले मैंने ये बना दिया कि एक में वेट होगा और उसमें अपथ्रस्ट होगी, दूसरे में भी वेट होगा, उसमें भी अपथ्रस्ट होगी। अब बात आती है डिटरमिन करने के लिए कि मैं मालूम करूं कि सिंक कौन सी कर रही है, फ्लोट कौन सी कर रही है। ये कैसे मालूम होगी? ये मुझे ऐसे मालूम होगी कि मैं एक छोटा सा अजम्पशन करूंगा। मेरा अजम्पशन ये है कि जो मेरा पहला वाला डायग्राम है, इसमें मेरी फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप जा रही है। जो मेरा दूसरा वाला डायग्राम है, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी फोर्स डाउन जा रही है। यहां तक मेरे साथ हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? यस सर। अच्छा, अब देखें। अब मुझे मुझे एक बात बताएं कि अगर एक फोर्स, पहले मेरे पहले वाले डायग्राम में एक फोर्स अगर ऊपर जा रही है बैलेंस करने के लिए, जिन्होंने ये सवाल पूछा था आप इसका जवाब बताएं। अगर एक फोर्स ऊपर जा रही है बैलेंस करने के लिए, तो इसका क्या मतलब था कि अगर एक फोर्स अगर ऊपर जा रही है बैलेंस करने के लिए, तो वो ब्लॉक क्या नीचे जा रहा था या ऊपर जा रहा था? वो सर नीचे जा रहा था। नीचे जा रहा था। तो अगर वो ब्लॉक नीचे जा रहा था तो उसका क्या मतलब हुआ कि बायोंट फोर्स ज्यादा थी, वेट ज्यादा था? वेट ज्यादा था। वेट उसकी ज्यादा था। वजन की वजह से हो जाता। वजन की वजह से वेट ज्यादा था। तो यही चीज हो गई, उसका वेट ज्यादा था तो ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा था। और क्योंकि वो सिंक कर रहा था, इसीलिए मैंने एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाई ताकि वो बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब इस वाले डायरेक्शन पे आ जाए। अभी मैं ऊपर वाली फोर्स को देखें, यहां पर ये फोर्स नीचे जा रही है। अगर ये फोर्स नीचे जा रही है इक्विलिब्रियम करने के लिए, तो ये नीचे क्यों आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि वजन कम था या ज्यादा था? कम था। कम था। क्यों कम था? इसीलिए एक फोर्स उसको ऊपर पुश कर रही थी ना। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए एक फोर्स हमने ऊपर से नीचे की तरफ दी ताकि ये बैलेंस हो। और अगर वजन कम था तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। सही है। तो ये अगर आपको दोनों डायग्राम दिए जाएं तो आप खुद भी बता सकते हैं कि कौन सा फ्लोट कर रहा है, कौन सा सिंक कर रहा है। द इजिएस्ट मेथड इज टू मेक अ डायग्राम एंड मेक द फोर्सेस। चलें, अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। हमने अपना डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद क्या था? हमें वर्टिकल बैलेंस लगाना था। अब मैं साइमल्टेनियसली वर्टिकल बैलेंस लगा रहा हूं। इससे पहले मैं इसका वर्टिकल बैलेंस लगाऊं, आप लोग बताएं, मुझे बताएं कि पहले वाले का वर्टिकल बैलेंस क्या होगा फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज सिंकिंग। इट डज नॉट मैटर इफ योर आंसर इज रॉन्ग, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू सी योर अंडरस्टैंडिंग। पहले वाले का वर्टिकल बैलेंस क्या होगा जी? सर W माइनस एफ ई माइनस एफ बी। अच्छा, चलें, आपने मतलब सही बताया। मगर अब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि W का कन्वेंशन जो है ना, वो आपने रिवर्स कर लिया है। मैंने आपको वैसे बताया था कि अपनी आसानी के लिए जो फोर्स नीचे जाती है ना, उसको नेगेटिव लिया करें, वरना आप खुद ही घपला कर देंगे। मुझे मसला नहीं है, आपने जो बताया है वो भी सही है। यस सर। तो आप इसको दूसरी तरह से लिखते, पहली का जो कन्वेंशन होता, सॉरी, पहली का जो बैलेंस होता वो होता एफ ई प्लस एफ बी, क्योंकि एफ ई ऊपर जा रहा है, प्लस एफ बी ऊपर जा रहा है, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू नीचे जा रहा है, इज इक्वल टू जीरो। ये आपका पहली का बैलेंस होता। दूसरी का बैलेंस क्या होता जी? माइनस एफ ई प्लस एफ बी माइनस डब्ल्यू। सही है। माइनस एफ ई क्योंकि एफ ई नीचे आ रहा है, माइनस डब्ल्यू क्योंकि डब्ल्यू नीचे आ रहा है, प्लस एफ बी क्योंकि ऊपर जा रहा है, इज इक्वल टू जीरो। चलें, ये भी हो गया। जब आपने बैलेंस कर लिया, अब आप ढूंढें कि आपको फोर्स जो चाहिए। इसमें से जो फोर्स आपको ढूंढनी है वो है ये एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं दोनों इक्वेशन को वैसे के वैसे रखूंगा जैसे मैंने पहले रखे हुए हैं। पहला इक्वेशन क्या हो गया? एफ ई प्लस एफ बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। एफ ई को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूंगा, डब्ल्यू माइनस एफ बी,
दूसरा वाला कर दिया, एफ बी माइनस एफ ई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अगेन मैं एफ ई को सब्जेक्ट बना लूंगा, तो एफ बी माइनस डब्ल्यू। पहले तो मैं डब्ल्यू कैलकुलेट करता हूं। मैं सिंगल स्टेप में भी कैलकुलेट कर सकता हूं, सारे को एक चीज कर लूं, पर प्रेफरेबली 2 स्टेप्स में कर लें ताकि गलती कम हो। डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट होगा जी? ये आपका डेटा है। हाउ विल आई कैलकुलेट डब्ल्यू? सर स्पेसिफिक वेट को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अच्छा, स्पेसिफिक वेट क्या है आपका? इस क्वेश्चन में 3 स्पेसिफिक वेट हो सकते हैं। 0.86। हाँ सही है, 0.86 क्योंकि वो ब्रॉन्ज का है। मगर अगर ये क्वेश्चन में एग्जाम में देता, या तो मैं डेटा के अंदर आपको स्पेसिफिक वेट दे देता, या तो आपको वैसे ही वाटर और मर्करी का स्पेसिफिक वेट मालूम होना चाहिए। मगर फर्ज करें मैंने 3 स्पेसिफिक वेट दे दिए होते, 0.86 भी था, 9.81 भी था क्योंकि वाटर का होता है, और 13.54 भी था क्योंकि मरकरी का होता है। अब आप कौन सा लेते? आप 0.86 लेते क्योंकि 0.86 जो है वो आपके ब्रॉन्ज का है, फ्लूइड का नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब आप वेट डिटरमिन करते हैं तो वेट ऑफ द बॉडी डिटरमिन करते हैं, वेट ऑफ द फ्लूइड नहीं डिटरमिन करते। और वेट ऑफ द बॉडी डिटरमिन करने के लिए आपको स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी लेना पड़ेगा। इस केस में स्पेसिफिक वेट ऑफ योर बॉडी इज 0.86। तो यू कैन फाइंड योर स्पेसिफिक वेट, जो कि हम पार्ट 1 में कर चुके थे। मस्ट बी डन समवेयर ओवर हियर। Sorry, it wasn't 0.86. 86.9 into 0.5 क्यूब 10.865, ये आपका वेट हो गया। अब मैं बायोन्सी कैसे ढूंढूंगा जी? जी बायोन्सी कैसे ढूंढूंगा? बायोन्सी का फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक वेट इनटू डिस्प्लेस वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट ऑफ व्हाट? ऑफ सिर्फ, फ्लूइड सर, फ्लूइड हाँ, की। सिर्फ स्पेसिफिक वेट नहीं लिखिएगा, स्पेसिफिक वेट एफ, जो भी आपका एफ है, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड आपका क्या है इस केस के अंदर? पार्ट बी कर रहे हैं, पार्ट बी कर रहे हैं। मरकरी स्पेसिफिक सर। मरकरी, तो मरकरी का स्पेसिफिक वेट कैसे निकलेगा? सर 13.54, उसका जो 13.54 है, यस बता सर, दिया है मैंने आपको। और उसको 13.54 वाटर की वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप रिलेटिव टू यस वाटर लेते हो, यानी 13.54 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यही हो गया ना? वॉल्यूम डिस्प्लेस 0.5 क्यूब। तो मुझे एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी 16.603 किलो न्यूटन। मैंने बायोन्सी फोर्स ढूंढी, मैं मरकरी में काम कर रहा हूं, मरकरी का स्पेसिफिक वेट 13.54 है, उसको मुझे रिलेटिव टू वाटर बनाना था, 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, इनटू 0.5 होल क्यूब, दैट वाज द वॉल्यूम बीइंग डिस्पर्स्ड। ये मुझे टोटल मिला बायोन्सी। मुझे मेरे वेट की वैल्यू मालूम है, मुझे मेरी बायोन्सी की वैल्यू मालूम है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस के अंदर डालूं। पहले इक्वेशन में डाला जब मैंने पहले इक्वेशन में डाला तो मुझे मिला एफ बी एफ ई इज इक्वल टू 10.862 माइनस 16.603 न्यूटन। तो देखें मुझे एफ ई क्या मिला, मुझे एफ ई मिला माइनस 5.74 किलो न्यूटन, या 5.7 या माइनस एफ ई इज 5.74 किलो न्यूटन। जब मैंने एफ ई दूसरे वाले में डाला, दूसरे वाले में मुझे मिला एफ ई इज इक्वल टू एफ बी माइनस डब्ल्यू, एफ बी 16.603 और एफ डब्ल्यू इज 10.825। यहां पर मुझे पॉजिटिव 5.74 किलो न्यूटन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर मैंने आखिर में आपसे ये पूछा कि क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और होता, डिटरमिन वेदर द बॉडी इज सिंकिंग और वेदर द बॉडी वाज फ्लोटिंग, तो आप दोनों डायग्राम बनाते, आप ये दोनों कैलकुलेशन करते। इन दोनों कैलकुलेशन में आपको ये मालूम है कि पहला वाला जो है जिसमें आपने डिटरमिन किया था फ्लोट कर रहा है, उसके अंदर इसकी वैल्यू -5.74 आ रही थी। दूसरा वाला जो आपने किया था जो डिटरमिन कर रहा है, दूसरा वाला जो आपने किया था जो फ्लोट कर रहा है, पहला वाला आपने सिंक किया था, दूसरा वाला जो आपने डिटरमिन किया था जो फ्लोट कर रहा है, उसके अंदर इसकी वैल्यू +5.74 आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट आपका सिंक कर रहा है या फ्लोट कर रहा है? बेस्ड ऑन दीज आंसर्स, बेस्ड ऑन दीज सर सिंक कर आंसर्स, रहा है। नहीं, based on these answers you are going to say that your object is floating. floating क्यों? जब आपने सिंक वाला कैलकुलेशन किया और जब आपने फ्लोट वाला कैलकुलेशन किया, सिंक वाले कैलकुलेशन में आपका आंसर -5.74 आ रहा है। इसका मतलब जिसने ये डायरेक्शन इसका मतलब ये जो आपका डायरेक्शन है ये गलत बना गया था। इट शुड हैव बीन मेड लाइक दिस, मगर ये ट्रायल एंड एरर था जिसने, अब यही बात हो गई ना, एक स्टूडेंट 1 ये डायग्राम बना सकता है, स्टूडेंट 2 ये डायग्राम बना सकता है। स्टूडेंट 1 के केस में -5.74 आया, स्टूडेंट 2 के केस में 5.74 आया। 5.74 वाला लिख देगा 5.74 डाउनवर्ड्स। स्टूडेंट 1 क्या करेगा, वो बोलेगा सिंस माय आंसर इज कमिंग -5.74, I accidentally made my force upwards. My force should have been downwards. वो इसको मिटाता और वो यूं फोर्स बनाता, और ये वाला आंसर करेक्ट है क्योंकि फोर्स आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं बेस्ड ऑन माय आंसर्स, बेस्ड ऑन माय 2 आंसर्स, पहले तो मैंने ये ड्रॉ किया था, बेस्ड ऑन माय 2 आंसर्स द करेक्ट phenomena of this body was that this body was floating and not sinking. शुरू के अंदर तो मैंने दोनों डायग्राम बनाए क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि सिंक कर रही है या फ्लोट कर रही है। फाइनल आंसर देखकर मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो बॉडी है वो सिंक नहीं फ्लोट कर रही थी, वो डायरेक्शन सही था। अगर मेरी फ्लोटिंग के अंदर आंसर नेगेटिव आता और सिंकिंग के अंदर आंसर पॉजिटिव आता, तो मैं बोलता बेस्ड ऑन माय कंक्लूजन या माय कैलकुलेशंस माय बॉडी इज सिंकिंग बिकॉज द डायरेक्शन इज पॉजिटिव इन दैट ऑफ फोर्स। बात समझ आई? यस सर, यस सर। सही है ना? तो शुरू के अंदर आप बता नहीं सकते कि सिंक है या फ्लोट है, शुरू के अंदर आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि पहली वाली सिंक कर रही है, पहली वाली फ्लोट कर रही है, डायग्राम बनाकर। कैलकुलेशंस के बाद आप बता सकते हैं कि मेरा सिंक वाला डायग्राम सही था या मेरा फ्लोट वाला डायग्राम सही था और बॉडी क्या चीज करेगी। चलें, अगर ये न्यूमेरिकल समझ आ गया तो एक स्टेप और आगे चलते हैं न्यूमेरिकल 5.2 की तरफ। A certain solid metal object weighs 60 pound. स्टेप बाय स्टेप चलें। ये क्या आपको बता रहा है? मैंने बोल दिया दिस इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी, करेक्ट बोला? जी नो सर, ये तो सिंपल फोर्स है। ये सिंपल फोर्स है, यानी इसके अंदर तो आपको अभी फिलहाल स्पेसिफिक वेट की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मालूम है कि ये फोर्स है, वेट जो है वो डायरेक्टली 60 है। A certain solid metal object weighs 60 pounds when measured in the normal manner in air, but it has such an irregular shape, इतने irregular shape का है कि आप उसकी वॉल्यूम निकाल नहीं सक रहे हो by geometry। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी कैलकुलेट करनी है टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट। आपका क्वेश्चन देखें, आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है और आपने स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है। आपने किस चीज की बायोन्सी और किस चीज की स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है? इस सॉलिड मेटल ऑब्जेक्ट का। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। अब आपको ये नहीं मालूम है और क्वेश्चन आपको खुद ही हिंट दे रहा है,
आपको ये भी नहीं मालूम है कि जब मैं यहां पर बायोन्सी यूज कर रहा हूं तो मेरा फ्लूइड क्या है, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड. You do not know whether your fluid is oil, whether your fluid is water, whether your fluid is XYZ. You do not know and you do not need it. आपको इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ था. खैर इन्होंने बता दिया कि फ्लूइड को इन्होंने वाटर में डाला है. जब इन्होंने इस चीज को वाटर में डाला है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हुआ, यहां पर भी एक इन्होंने इसके साथ एक वेट्स रखे हैं, काउंटर एक्ट वेट्स. ये जो वेट्स हैं ये 46.5 पाउंड हैं. क्या ये वेट इसी का वेट है, हाँ या ना? आर दीज टू नो डिफरेंट सर. थिंग्स? दीज आर टू डिफरेंट फोर्सेस. इसका वेट कितना है? इसका वेट 67 है. ये वेट इसने क्यों डाला है? इसने उसको बैलेंस आउट करने के लिए. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसका एक इक्वेशन बनाओगे. इक्वेशन बनाने से पहले आप डायग्राम बनाओगे. आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. स्ट्रक्चर अब आप डायग्राम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखें, आपने एक रफ डायग्राम बना दिया. अब इस रफ डायग्राम के अंदर आपको मालूम है 3 फोर्सेस हैं. एक फोर्स आपकी वेट है, दूसरी फोर्स आपकी बायोंसी है जो कि लगेगी, तीसरी फोर्स आपकी FE है. अब एक स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि FE मेरा ऊपर है या FE मेरा नीचे है. मुझे भी नहीं मालूम है. मैंने अज्यूम कर लिया मेरी FE ऊपर की तरफ है. इस फोर्स को मैंने FE ले लिया क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है. मैंने अज्यूम कर लिया ये FE ऊपर है. अब जब मैं अपना इक्वेशन सॉल्व करूं तो अब मैं बैलेंस रखूं. FB ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, FE ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, W नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव, इज इक्वल टू 0. अब मैं क्या करूं, जो डेटा मुझे मालूम है वो मैं इनकॉर्पोरेट कर लूं. मुझे मालूम है कि क्वेश्चन के अंदर W की वैल्यू 60 थी, मैंने 60 डिटरमिन कर ली. मुझे मालूम है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स थी, चाहे वो ऊपर थी चाहे वो नीचे थी, वो एक्सटर्नल फोर्स 46.5 थी. मैंने उसको भी 46.5 रख लिया. मुझे मेरी बायोंसी फोर्स मिल गई 13.5 पाउंड फोर्स. क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. चलें. अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है, मुझे ढूंढना है वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट. अब वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट में कैसे ढूंढूंगा? कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग सर में आ रहा है जो मैं अप्लाई कर सकता हूं? FB की अपनी वैल्यू लगाएंगे सर, जो चलें, स्पेसिफिक एक वेट एक इनटू चीज वॉल्यूम. आपके दिमाग में आ रही है, FB की वैल्यू लगाओ. और मतलब सर ये जो स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम वो वाला लगाएंगे, इसी पर मतलब आप एक वॉल्यूम साइड से डिवाइड कर डिस्प्लेस, लेंगे. देखो अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम और क्या बोला आपने, दोबारा बोलो, कौन सा वाला लगाओगे? स्पेसिफिक वेट और वॉल्यूम को लगाएंगे, डिस्प्लेस वॉल्यूम. तो इस एक साइड अच्छा मालूम हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे जिससे. देखो, आपको एक साइड मालूम नहीं होगा. अच्छा दूसरी बात, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं था वाटर है, मगर आपको यहां नजर आ रहा है ये वाटर है, इन्होंने आपको बताया हुआ है. देखो आपका आइडिया तो सही है कि मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, W इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी कैपिटल V. मगर आप एक चीज देखो, आपको W मालूम है, आपको W मालूम है 60, मगर आपको स्पेसिफिक वेट नहीं मालूम है, ना ही तो आपको वॉल्यूम मालूम है, क्योंकि वही तो दो चीजें आपको मालूम करनी है. कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय ज्योमेट्री एंड द स्पेसिफिक वेट. तो ये दोनों चीजें मालूम नहीं है, तो ये फॉर्मूला डेफिनेटली लगेगा. दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज व्हिच हैज टू बी यूज्ड. दूसरा कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? पहले स्पेसिफिक वेट वाली लगाएंगे सर, जो वो
वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेट फ्लूइड। कैसे ढूंढोगे? देखो पूरी बायोन्सी में दो ही फॉर्मूले लगते हैं, वो वाला फॉर्मूला आपने सही बोला है, दूसरा फॉर्मूला बायोन्सी का लग जाएगा। बायोन्सी का कैसे लगेगा? ये देखो, यही बोलना चाह रहे थे या क्या आप? मेरा ख्याल है आप जो बोल रहे थे वो ये वाला फॉर्मूला बोल रहे थे, W इज सर इक्वल ये टू, स्टार्ट में ऊपर वाला जो वो भी लगेगा, आखिर में तो यही लगेगा, मगर मेरा बोलने का मकसद ये है कि आपको इस बॉडी का ये भी नहीं मालूम है और आपको इसकी वॉल्यूम ही नहीं मालूम है, ये आपको ढूंढनी यस सर। पड़ेगी। तो दोनों में से पहले आप बायोन्सी वाला डालोगे वॉल्यूम ढूंढने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर भी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि और कोई लिंक नहीं है। तो जब मैंने पहले बायोन्सी वाला फॉर्मूला ढूंढा, डाला, 13.5 मुझे इस बैलेंस से मिल गई थी बायोन्सी, और ये फोर्स थी, इज इक्वल टू, मैं यूनिट इसलिए लिख देता हूं ताकि कट जाए, इज इक्वल टू 62.4। व्हाई एम आई सेइंग 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब? क्वेश्चन के अंदर था, क्वेश्चन में पाउंड फोर्स आ रहा था ना, तो पाउंड फोर्स के साथ में ऐसा यूनिट नहीं लूंगा। अगर क्वेश्चन में न्यूटन आता तो मैं यहां पर लिखता 9.81 किलो न्यूटन। ये जो 9.81 होता है ये किलो न्यूटन होता है, न्यूटन नहीं। अगर ये न्यूटन होता तो 9.81 को मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करना पड़ता। खैर, 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब मल्टीप्लाई बाय वी। पाउंड फोर्स मैंने यहां से कैंसिल किया, पाउंड फोर्स मैंने यहां से कैलकुलेट किया, कैंसिल किया, सिर्फ वॉल्यूम के यूनिट्स रह गए। वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? इन दोनों को डिवाइड कर लिया, 13.5 डिवाइडेड बाय 62.4, 0.216 फुट क्यूब। जब मुझे 0.216 फुट क्यूब मिल गया, अब सवाल में कोई मसला नहीं है। जो आप फॉर्मूला शुरू में बोल रहे थे कि W इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट फाउंड मल्टीप्लाई बाय V, स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी मुझे अभी मिल गया यहां से 60 आपका वेट था, स्पेसिफिक वेट जो आप, सॉरी, स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी नहीं मिला, यही तो मुझे ढूंढना है। वॉल्यूम मुझे मिल गया, वॉल्यूम मुझे मिल गया 0.216 फुट क्यूब। स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय 0.216, स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी इज 277.33 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब। ये न्यूमेरिकल समझ आया? यस सर। अगर यस किसी को सर। नहीं समझ आया तो अभी बोल दें, मैं रिपीट कर लूंगा। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये न्यूमेरिकल समझ आ गया है। थर्ड पे आ जाएं। अच्छा, ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करेगा, और यहां पर आपको दो डायग्राम भी दिए हुए हैं। A cube 80 millimeter on a side is made up of a rigid foam material and floats in water with 60 millimeter of the cube below the surface. देखें, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये बोल रही है कि क्यूब जो आपका है वो फ्लोट्स ऑन वाटर विथ 60 मिलीमीटर क्यूब ऑफ बिलो द सरफेस। यानी अगर आप इस डायग्राम को फॉलो करें, ये आपका वाटर है जिसके अंदर ये फ्लोट कर रहा है। इसने इसको दो कलर में दिया हुआ है, दिस कलर इज लाइटर देन दिस कलर, ये कलर डार्क है। ये सिग्निफाई ये कर रहा है कि ये पानी, ये जो डार्कर है ना, ये पानी के नीचे है, क्योंकि यहां पर देखें, यहां पर ये पूरा क्यूब नीचे है, पूरा डार्क है। तो यहां पर 60 मिलीमीटर ये क्यूब डार्कर है, ये नीचे है, बाकी 20 मिलीमीटर ये पानी की डेप्थ से या फ्लूइड की डेप्थ से ऊपर है, इसीलिए इसका कलर लाइट है। Calculate the magnitude and direction of the force required to hold it completely submerged in glycerine having a specific gravity of 1.26. Calculate, मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Magnitude and direction of the force. इसका मतलब ये कि आपकी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, एक तो ये ढूंढना है। दूसरा उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, अज्यूमिंग कि इट होल्ड्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ग्लिसरीन। इसका अप्रोच में क्या करूंगा?
वही सर, पहले फोर्स को बैलेंस कर लेंगे डायग्राम से। अच्छा चलें, कौन से वाले को बैलेंस करूंगा? ग्लिसरीन वाले को बैलेंस करता हूं, इसको मैं बैलेंस कर लूंगा। चलें, कर लिया बैलेंस। और मुझे इक्वेशंस बताएं ना, मुझे बताएं पहले वाला जो डायग्राम है इसका कोई फायदा है या डायरेक्ट दूसरे वाले से करूंगा? सर पहले से हमें वॉल्यूम, डिस्प्लेस वॉल्यूम भी मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम तो पता होगा, लेकिन डिस्प्लेस वॉल्यूम का पता चल जाएगा पहले से। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम तो मुझे दूसरे वाले में भी मालूम है। नो सर, वो तो पूरा वो मतलब सिंक हो चुका है ना, तो इससे तो मुश्किल से सिंक हो होगा। गया है तो तो सिंक हुआ है तो उसने डिस्प्लेस तो की है ना वॉल्यूम। सर तो वो भी फाइंड करना पड़ेगा पहले वाले से, अगर फाइंड कर ले तो डायरेक्ट ही पता चलेगा। चलें फाइंड करें, क्या फॉर्मूलेस लगाएंगे? उसूलन तो आप लोग के पास एक बुक होनी चाहिए कि इक्वेशंस लिखने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता तो दूं मगर मेरे बताने से लर्निंग नहीं होगी जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे। अच्छा चलें, इसके ऊपर बाद में आते हैं। मुझे ये बताएं कि पहले वाले में कितने फोर्सेस अप्लाई होंगे, कितने फोर्सेस हो रहे हैं? 2 सर सर। 2, 2 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सर अभी वो कम्प्लीटली सिंक नहीं हुआ है। सर वो दिए हुए 2 है यहाँ पे। देखें क्या बोल रहे हैं, पहले वाले में 2 फोर्सेस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला भी है फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग है। तो पहले वाले में आपके सिर्फ 2 फोर्स होंगे। ये माइक किसका ऑन है? पहले वाले में आपके 2 फोर्स होंगे जो आपस में बैलेंस होंगे। मैं आपको रीजन दिखाऊंगा कि मैंने पहले वाले के ऊपर क्यों सॉल्व कर रहा हूं और दूसरे वाले पर क्यों सॉल्व कर रहा हूं। आप दूसरे वाले पे स्टार्ट कर सकते थे मगर आप फंस जाते आगे जाकर। सबसे पहले तो ये डिटरमिन कर लें फोर्सेस कितने हैं। पहले वाले में 2 हैं क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है। दूसरे वाले में कितने होंगे? उसमें भी 2 ही है सर। सर कौन 3 से 2? होंगे इसके अंदर। देखें इसमें 3 होंगे, इन्होंने 2 दिखाए हैं कि, मगर आप क्वेश्चन तो देखें, इन्होंने 2 दिखाए हैं कि 1 2 तो होंगे वेट और एफ बी अपथ्रस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड इट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ग्लिसरीन। एक कोई फोर्स होगी जो इसको ग्लिसरीन के अंदर इक्विलिब्रियम पे रखेगी। इसने डायग्राम में वो दिखाई नहीं है क्योंकि वही चीज आपको ढूंढनी है। अब आपको ये नहीं मालूम है कि वो फोर्स नीचे की तरफ आएगी या वो फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी, ये आपको नहीं मालूम है। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। हो सकता है एक स्टूडेंट इसको नीचे की तरफ बनाए, एक स्टूडेंट इसको ऊपर की तरफ बनाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सर ये डायग्राम हमको बनानी होगी? जी, या तो गिवन होगी या आपको बनानी पड़ेगी। डायग्राम बनाएंगे तो आपका सवाल आसान होगा ना। अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि बगैर डायग्राम के बना सकते हैं, बी माई गेस्ट। डायग्राम आपकी आसानी के लिए है। अच्छा, सर वो आप दे देना सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में कुछ में दे, जहां पर देने की जरूरत होती है वहां पर मैं दे देता हूं। जहां पर देने की जरूरत नहीं होती मुझे, मैं दे दूंगा तो मुझे अंडरस्टैंडिंग कैसे मालूम पड़ेगी कि आपको सवाल समझ आया या नहीं, अगर मैंने डायग्राम ही बना दिया। ये असल टेस्टिंग तो ये, जहां पर मैं दे सकता हूं डायग्राम वहां पर मैं दूंगा। जो मुश्किल क्वेश्चन है, जो मुझे मालूम है कि मुश्किल होगी इसमें, और इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों डायग्राम दिए हुए थे, मगर आप इसको फर्दर बना भी सकते थे। अच्छा देखें, पहले मेरा जहां माउस फ्लो हो रहा है ना, माउस जो जा रहा है, इसको आप देखिएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने एक ही पेज पे सॉल्व कर दिया है, ऊपर वाले को इग्नोर कर दें फिलहाल। मैं नीचे वाले को पहले आंसर कर रहा हूं और इसकी वजह आपको बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड इट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ग्लिसरीन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26। 2 डायग्राम थे, फ्लोटिंग और सॉरी वाटर के और ग्लिसरीन के।
क्योंकि मेरा क्वेश्चन ग्लिसरीन का था, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि चलो मैं वाटर को क्यों देख रहा हूं, मैं डायरेक्ट ग्लिसरीन के ऊपर जाता हूं। थॉट उसकी सही थी, कोई 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 उसका मसला गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ग्लिसरीन पूछ रहा है, तो मैं चलो ग्लिसरीन पे बैलेंस लगा रहा हूं। अगर ये सबमर्ज्ड है ग्लिसरीन के अंदर, तो इसमें 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स हो रही है बायोंसी फोर्स, जो मुझे मालूम है ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरी हो रही है W वेट, जो नीचे की तरफ आएगी। तीसरी जो हो रही है वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो रही है। एज अ स्टूडेंट मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी जो फोर्स है एक्सटर्नल वो नीचे की तरफ जा रही है, इसीलिए मैंने नीचे बना दी। कोई स्टूडेंट इसको ऊपर भी डाल सकता था, मुझे कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर आप अज्यूम करते हैं, फाइनल आंसर आप बाद में लाते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये नीचे की तरफ जा रही है, इज इक्वल टू 0। अब मैं अपना डेटा इसको सॉल्व करूं। एफ बी इज इक्वल टू W प्लस FE। सही है, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब मैं अपना डेटा डालना शुरू करूं। FB की बात करते हैं। FB मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? मैं FB को ढूंढ सकता हूं। FB क्या होता है? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय फ्लूइड of the must multiply the specific weight of the fluid। मेरा फ्लूइड क्या था? मेरा फ्लूइड था ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई थी 1.26, उसको मैं वाटर से मल्टीप्लाई करता 9.81। वॉल्यूम डिस्प्लेस कितनी हो रही थी? 80 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 80। क्यों 80? क्योंकि वो पूरा सबमर्ज था ग्लिसरीन के अंदर। एक चीज आपको क्लियर करनी चाहिए कि आपके जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर आप SI यूनिट्स में जा रहे हो तो पूरे SI यूनिट्स में जाएंगे, और ये जो लेंथ थी ये थी मिलीमीटर के अंदर, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने किया 80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 80 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 80 इंटू 10 टू द पावर -3। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई बायोंसी फोर्स के लिए। अब राइट हैंड साइड के ऊपर आए। राइट हैंड साइड के ऊपर ये मैंने तो लिख दिया है 3.76 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस FE, मगर अगर आप डायरेक्टली इससे ग्लिसरीन से स्टार्ट होते तो आप फंस जाते, क्योंकि आपको ना W मालूम है और ना ही तो आपको एक्सटर्नल फोर्स मालूम है। ये W कहां से आया? ये W आया वाटर के हेल्प से, कि आपने W को डिटरमिन किया। आप पहले ये इक्वेशन लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है, मगर आगे फिर आपको वापस पीछे जाना पड़ता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं पहले उससे स्टार्ट करो फिर यहां पर आओ, आपको जो अप्रोच सही लगे आप ले लो। तो समझ आई कि अब यहां पर मेरे पास 2 अननोन आ जाते हैं, W प्लस FG। अब मैं फंस गया। तो अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये W मुझे यहां से मिला। अब मैं देखता हूं कि मैंने पानी क्यों लगाया। पानी मैंने इसलिए लगाया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसके अंदर कितनी फोर्सेस हैं? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, 2 फोर्सेस हैं। तो मेरा पहला इक्वेशन बनेगा FB इज इक्वल टू W, बिकॉज FB माइनस W इज इक्वल टू 0, FB इज इक्वल टू W। ये मेरा फोर्स है। मैं यहां से बायोंसी फोर्स निकाल सकता हूं। यहां पर देखें, ये बायोंसी फोर्स डिफरेंट है फ्रॉम दिस बायोंसी फोर्स, बिकॉज दिस बायोंसी फोर्स इज इन वाटर, दिस बायोंसी फोर्स इज इन ग्लिसरीन। तो सबसे पहले मैंने बायोंसी फोर्स ढूंढी। बायोंसी फोर्स मेरी स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड है 9.81 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज नॉट द सेम एज टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रही है। दूसरे केस के अंदर पूरा वो ग्लिसरीन के अंदर था, सबमर्ज था, इसलिए 80 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 80 था। यहां पर इट क्लियरली सेड इन द क्वेश्चन
floats in water with 60 millimeter of the cube below the surface. इसका मतलब हाइट उसकी 60 मिलीमीटर क्यूब बिलो द सरफेस है. टोटल हाइट उसकी क्यूब होता है, टोटल हाइट उसकी 80 मिलीमीटर होती है, मगर 80 में से 20 ऊपर था, 60 नीचे था. तो कितना डिस्प्लेस होगा? 80 का डिस्प्लेस होगा या 60 का डिस्प्लेस होगा? 60 का सर. 60 का, क्योंकि पानी 60 में था. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिया था. क्योंकि 60 डिस्प्लेस में था तो वन ऑफ द साइड, जो हाइट वाली साइड होगी, वो होगी 60 इंटू 10 टू द पावर -3. बाकी दो साइड वैसे के वैसे रहेंगी, 80 इंटू 10 टू द पावर -3, 80 इंटू 10 टू द पावर -3. तो आपको एक बायोन्सी मिल जाएगी 3.76 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो न्यूटन. इक्वेशन मेरा क्या बोल रहा था? बायोन्सी इज इक्वल टू वेट. तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि मेरा वेट भी यही चीज है, इसीलिए मैंने पानी में डाला था, क्योंकि इट फ्लोट्स. W भी यही है. अब मुझे W मालूम है, तो ये W में इधर डाल दिया, क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी तो चेंज नहीं हो सकता ना. चाहे मैं उसको ग्लिसरीन में डालूं, या मैं उसको ऑयल में डालूं, या मैं उसको मरकरी में डालूं, या मैं उसको ब्लड में डालूं, या मैं उसको शराब में डालूं, या मैं उसको कोई भी XYZ लिक्विड में डालूं, वो तो मेरा चेंज नहीं हो सकता. अगर मेरा चेंज नहीं हो सकता तो वेट इज गोइंग टू बी 3.76 इंटू 10 टू द पावर -3. आपके पास दो फोर्सेज हो गई. बायोन्सी आपने यहां से कैलकुलेट कर ली, वेट आपके गिवन है, एक्सटर्नल फोर्स आपको ढूंढना है. आपका आंसर क्या आया? 2.56 किलो न्यूटन. ये बात समझ आई? यस सर. यहां पर मुझे एक चीज ऐड करनी है. मुझे एक चीज ये ऐड करनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सेमी सबमर्ज था, इसके अंदर ये क्यूब था. क्यूब के अंदर डिटरमिन करना बहुत आसान है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसमें से हाइट वाली साइड नीचे होगी. सपोज अगर मैं आपको ये बोलता कि ये जो मेरी बॉडी थी, ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी थी या क्यूबॉइड थी, उसकी जो डायमेंशंस थी वो थी लेंथ 10 मिलीमीटर, या इट मेजर्स लॉन्ग. मैं इसको लॉन्ग या तो लेंथ ब्रेथ हाइट कर कर बोलता, या लेंथ डेप्थ ब्रेथ कर कर बोलता, इस तरह कर कर बोलता. तो अगर मैं इसको ये बोलता कि लेंथ मेरी 10 मिलीमीटर है, ब्रेथ मेरी 5 मिलीमीटर है, और हाइट मेरी 2 मिलीमीटर है, और सबमर्ज्ड 1 मिलीमीटर हो रही है, तो इन तीनों में से कौन सी सबमर्ज्ड होगी? हाइट सबमर्ज्ड होगी. ये याद रखिएगा कि सिर्फ हाइट सबमर्ज्ड होती है. अगर मेरे पास तीन डिफरेंट वॉल्यूम है, 10, 5, 2, हाइट ही सबमर्ज्ड होगी, तो सिर्फ 2 मेरी 1 बन जाएगी. 10 और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कीजिएगा और 2 को वैसे के वैसे रहने दीजिएगा. ऑलवेज सबमर्ज जब बिलो द सरफेस जाएगी तो जो हाइट होगी वो जाएगी. यहां पर क्यूब है तो क्यूब के अंदर मसला नहीं है कि तीनों सेम है, तीनों में से एक जाएगी. रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए जो हाइट है वो नीचे जाएगी, बाकी दो सेम रहेंगी. क्लियर है? सर ये थोड़ा समझाएगा. देखें, मैं आपको बोलता हूं कि मेरी जो बॉडी है वो एक रेक्टेंगुलर बॉडी है या क्यूबॉइड बॉडी है. उस क्यूबॉइड बॉडी के कुछ डायमेंशन आपको दे देता हूं मैं. 10 लेंथ है, 8 उसकी ब्रेथ है, और 6 उसकी हाइट है. मैंने ये कहा इट इज सबमर्ज्ड 2 meters इन द फ्लूइड. 2 meters इन द फ्लूइड सबमर्ज्ड हो रहा है. अब ये अगर एक स्टूडेंट है, वो बोले 2 मीटर सबमर्ज हो रहा है फ्लूइड के अंदर, तो वो 2 मीटर 10 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी 8, 8, 6 ले सकता है, या वो 10, 6, 6 ले सकता है. ये दोनों गलत हैं. अगर कोई चीज सबमर्ज हो रही है फ्लूइड के अंदर, वो सिर्फ हाइट में से सबमर्ज होगी. यानी करेक्ट आंसर, अगर वो 2 मीटर सबमर्ज हो रहा, तो करेक्ट आंसर आपका होता 10 multiply by 8 multiply by 4.
सिर्फ हाइट से सबमर्ज्ड होगा। मेरा कहने का मकसद ये था कि इस क्वेश्चन में तो क्यूब था, क्यूब के अंदर तीनों साइड सेम होती हैं, तो बहुत आसान है, आप एक साइड से निकाल दो, बाकी दो साइड को सेम रखोगे तो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। मगर अगर मैं रेक्टेंगुलर बॉडी दूंगा तो मुझे क्लियरली मालूम है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं मालूम है कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपने लेंथ या ब्रेथ से उसकी सबमर्ज को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे तो ये मालूम पड़ गया कि स्टूडेंट को यही नहीं मालूम है कि जो बिलो द वाटर जा रहा है वो हाइट से सब्ट्रैक्ट होगा, लेंथ और ब्रेथ से कोई ताल्लुक नहीं है सबमर्ज का। क्लियर हो गई बात? यस सर, थैंक यू। ये चीजें ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में चेक करता हूं, क्वेश्चन वही होता है मगर ये चीज मैं डाल देता हूं कि मैं एक रेक्टेंगुलर बॉडी आपको डाल दूं। और ये वाला जो चैप्टर है ये मेरा मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स है फोर्सेस के ऊपर, तो ये मजे का चैप्टर है एक और गलती के भी Yes, sir. चांसेस इस चैप्टर में ज्यादा हैं। अच्छा, यहां तक समझ आ गया? 2.56 किलो न्यूटन क्लियर है? यस सर। आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर एक मसला था, एक मसला ये था कि एज अ स्टूडेंट मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स डाउन अज्यूम किया था, मैंने डाउन अज्यूम किया था। कोइंसिडेंटली मेरा आंसर दोनों पॉजिटिव हैं, एफ ई भी पॉजिटिव है, 2.56 भी पॉजिटिव है, तो मैं बहुत खुशी खुशी लिख सकता हूं कि माय फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। आखिरी लाइन में ये लिखता माय फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स टू मेंटेन इट इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट 2 ने क्या किया? स्टूडेंट 2 को अभी शुरू में नहीं मालूम था डायग्राम के अंदर, तो उन्होंने इसको एफ ई को ऊपर कर दिया, अजम्पशन लिया ऊपर जा रहा है, तो उनका इक्वेशन बनता एफ बी प्लस एफ ई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। उन्होंने ये केस किया, एफ ई प्लस एफ बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। जब उन्होंने कैलकुलेशन की, क्योंकि एफ बी चेंज नहीं होगा, डब्ल्यू चेंज नहीं होगा, उनकी कैलकुलेशन से मेरा आंसर आया माइनस एफ ई इज इक्वल टू 2.56 किलो न्यूटन। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहा है दिस शोज दैट एफ ई इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, उन्होंने लिया उसको ऊपर डायरेक्शन में था तो वो फौरन उसको नीचे कर देते, वो बोलते हैं इट शुड हैव बीन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू गेट अ पॉजिटिव आंसर फॉर एफ ई। फाइनल आंसर जो आपका एफ ई होना चाहिए डायरेक्शन, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह कि उन्होंने डायरेक्शन गलत कर लिया, तो वो रिवर्स कर लेंगे। तो पहले स्टेप के अंदर कोई घबराने की बात नहीं है कि मैं उसको ऊपर लूं या नीचे लूं। जब मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, आप ऊपर भी ले सकते हैं, आप नीचे भी ले सकते हैं। अगर आपने बैलेंस सही लगाया है, आपका न्यूमेरिकल आंसर सेम आएगा। डिफरेंस जो आपका आएगा वो आपका सिर्फ उसके डायरेक्शन पे आएगा। फाइनल जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई मेरा डायरेक्शन गलत था, मैंने इस डायरेक्शन को यहां पर लेना चाहिए था। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो इसीलिए मैंने यहां पर पानी के उससे हेल्प ली कि मैं वेट को डिटरमिन कर सकता हूं। इस पे आ जाएं। ए ब्रास क्यूब, और इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आप अपना डेटा कहीं पर नोट डाउन कर लें। अ ब्रास क्यूब 6 inches on side weighs 67 pound force। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन मुझे अमेरिकन यूनिट्स में करना पड़ेगा। A brass cube 6 inches on side weighs 67 pound force. It is desired to hold this cube in equilibrium under water by attaching a light foam buoy to it. यानी ये इक्विलिब्रियम के अंदर होल्ड करेगा अगर आप इसको एक बॉय अटैच कर दोगे। If the foam weighs 4.5 pound force foot cube, calculate the minimum volume of the buoy. आपने क्या ढूंढनी है? आपने मिनिमम वॉल्यूम उस बॉय की ढूंढनी है जो जिसने इसको होल्ड किया है। यहां पर मेरे पास एक बॉडी नहीं है, यहां पर मेरे पास दो बॉडी हैं। एक जो बॉडी है वो दूसरे बॉडी को होल्ड कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा,
मैंने अज्यूम किया कि ये मेरी एक डायग्राम है। मैंने कहा ये ऊपर मेरा एक सरफेस है, सही है, सरफेस हो गया। अब मैंने कहा कि ये मेरा ब्रास क्यूब है, इस ब्रास क्यूब के बीच में ये वायर्स हैं, इन वायर्स से ये फोम बॉय होल्ड किया गया है। यही बता रहा है ना डायग्राम, इस फोम को होल्ड किया गया है। अब इस फोम को होल्ड करने के लिए दो बॉडीज हो गई। लेट अस अज्यूम दिस इज बॉडी 1, लेट अस अज्यूम दिस इज बॉडी 2। इस बॉडी 1 का अपना वेट होगा जो मैंने WB से सिग्निफाई किया है, और इस बॉडी 1 का एक बायोंसी फोर्स होगी FB ऑफ दिस बॉडी, कैपिटल B, बायोंसी फोर्स ऑफ दिस बॉडी। इसी तरह जो बॉडी 2 है उसका एक अपना वेट होगा, दैट इज डिनोटेड बाय F, फोम, कैपिटल W ऑफ F, और इसी तरह इसकी एक बायोंसी फोर्स होगी जो सिर्फ इस बॉडी के ऊपर लगेगी, दैट इज डिनोटेड बाय बायोंसी कैपिटल F। पहले तो मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया, मुझे मालूम है ये बैलेंस्ड है, दोनों फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, मुझे एक बैलेंस बनाना है इज इक्वल टू 0। मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा, टोटल फोर्सेस कितनी होंगी? एक होगी, दो होगी, तीन होंगी, चार होंगी, पांच होंगी, छह होंगी, कितनी होंगी? सर 5 होने चाहिए, मतलब 2 एक पे, 2 दूसरी पे, और फिर तीसरी के लिए 3 होंगे पर। अच्छा देखें, नहीं, यहां पर आप वो कह रहे हैं, यहां पर सिर्फ आपके पास 4 फोर्सेस होंगी जो यहां पर है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। इट सेज a brass cube 6 inches on side weighs 67 pound force, desire to hold this cube in equilibrium under water by attaching a light foam buoy to it। यानी एक पांचवी फोर्स इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस ब्रास क्यूब को इस फोम ने वैसे ही इक्विलिब्रियम में ले आया है। आप जो कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो ना, मैंने पहले कहा था कि अगर एक चीज को इक्विलिब्रियम में लाना है तो एक फोर्स लगानी पड़ेगी, मगर वहां पर एक सिंगल बॉडी थी, उस सिंगल बॉडी को एक फोर्स इक्विलिब्रियम में ला रही थी। यहां पर दो बॉडी हैं, वो जो सिंगल बॉडी है ना उसको ये फोम जो है वो इक्विलिब्रियम में ला रहा है। तो यानी वही जो फोम की जो फोर्सेस हैं वो इस बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं। बात समझ आई? एक 4 फोर्सेस ही लगेंगी। ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी की 2 फोर्सेस हैं, एक वेट है, एक इसकी बायोंसी है। इसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए मैंने ये फोम अटैच किया, यानी इस फोम की जो फोर्सेस थी, एक वेट और एक बायोंसी, वो दोनों ही लगेंगी इसके ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि एक बॉडी उसको इक्विलिब्रियम में ला रही है। फर्क है दोनों सवालों में, एक में एक बॉडी थी, वो एक फोर्स लगाई जा रही थी इक्विलिब्रियम लगाने में, यहां पर 2 बॉडियां हैं और पहली बॉडी को दूसरी बॉडी की फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ला रही हैं, तो इसीलिए कोई तीसरी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। समझ आई? सही सर। 44 समझ आ गई? यस सर। सही है, चलें। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि मैं अपना बैलेंस लगा लूं। बैलेंस क्या होगा? चलें आप बताएं मेरा बैलेंस क्या होगा, इससे पहले मैं आगे जाऊं। सर W माइनस WFE होगा और प्लस FBF जो है वो प्लस होगा, हाँ फिर होल प्लस होगा, मतलब WB जो है ये माइनस होगा साथ में। हाँ, मतलब चारों फोर्सेस को आप बैलेंस कर लो इज इक्वल टू 0। जो जो नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव लिख लो, जो जो ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव लिख लो। यस। मैंने दोनों पॉजिटिव्स को पहले लिख लिया है ताकि आंसर मुझे सही से लगे। तो मैंने पहले किया मैंने बायोंसी फोर्स ऑफ द ब्लॉक को किया,
ये वाली फोर्स पॉजिटिव। फिर मैंने बायोंसी फोर्स ऑफ द फोम को किया, ये वाली फोर्स पॉजिटिव। फिर मैंने वेट किया ब्रास क्यूब का, नेगेटिव। फिर मैंने वेट किया फोम का, नेगेटिव। तो ये तो पहले मेरा बैलेंस बन गया। अब बैलेंस बन गया, अब मैं देखूं मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे ये बता रही है, सिर्फ ये बता रही है कि अ ब्रास क्यूब 6 इंचेस ऑफ साइड, यानी ब्रास क्यूब की मैं वॉल्यूम ढूंढ सकता हूं। वेज 67 पाउंड फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये मालूम है कि ब्रास क्यूब का जो वेट है वो 67 पाउंड फोर्स है, क्योंकि उसका वेट दिया हुआ है। It is desired to hold this cube in equilibrium under water by attaching a light foam buoy to it. If the foam weighs 4.5 pound force foot cube, ये वैल्यू मुझे क्या दिखा रही है या क्या सिग्निफाई कर रही है? स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ व्हाट? बॉडी सर, फोम की बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पार्शियल इंफॉर्मेशन है। मेरे पास ये बायोंसी नहीं है, मेरे पास ये बायोंसी नहीं है, मेरे पास ये वेट है 67, और मेरे पास इस वेट का सिर्फ एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है 4.5 जो इसका स्पेसिफिक वेट है। मेरे पास इसका अभी वॉल्यूम नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करूं। मेरा इंफॉर्मेशन क्या है कि मैं पहले दोनों की बायोंसीज ढूंढ लूं, क्योंकि बायोंसी ढूंढना ज्यादा आसान है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बायोंसी ढूंढ लूंगा। बायोंसी देखें फ्लूइड के ऊपर डिटरमिन करती है। बायोंसी जो है वो और कोई चीज पे डिटरमिन नहीं करेगी, तो और वॉल्यूम डिस्प्लेस पे। तो बायोंसी ढूंढने के लिए पहले मैं बॉडी की बायोंसी ढूंढ रहा हूं, यानी ये पहली वाली बॉडी की बायोंसी ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि पानी के अंदर है। पानी का 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब होता है। इसकी वॉल्यूम 6 इंच क्यूब है, मल्टीप्लाई हो गया। मगर मुझे ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे ये इंच के अंदर है, इसका यूनिट फुट में आएगा पाउंड फोर्स करने के लिए, क्योंकि यहां पर फुट क्यूब है। तो 12 इंचेस इज 1 फुट। क्योंकि ये इंच क्यूब है, ये भी इंच क्यूब होगा, ये भी इंच क्यूब होगा, 12 भी इंच क्यूब होगा। यानी टोटली ये हो जाएगा 62.4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 12 12। ये मुझे वैल्यू दे देगी बायोंसी फोर्स ऑफ द बॉडी की 7.8 पाउंड फोर्स, क्योंकि 62.4 पाउंड फोर्स है। यहां से सारे यूनिट्स कैंसिल हो गए, 0.125 बचा। ये फोर्स के यूनिट्स हैं, बायोंसी के यूनिट्स हैं। ये समझ आई कि ये पहला वाला बायोंसी कैसे कैलकुलेट हुई? यस सर। अच्छा, ये मुझे 4 चीजों में से एक चीज मालूम पड़ गई। आ जाएं, दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ के लिए मुझे क्या चाहिए? अब इस इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं। मुझे चाहिए बायोंसी ऑफ फोम। बायोंसी ऑफ फोम के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? उसकी स्पेसिफिक वेट और वॉल्यूम डिस्प्लेस चाहिए सर। उसकी स्पेसिफिक वेट नहीं, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड मुझे मालूम है। दोनों पानी के अंदर हैं, दोनों पानी के अंदर हैं, दोनों का स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड सेम होगा। मुझे उसकी यस वॉल्यूम सर। ढूंढनी होगी, वॉल्यूम डिस्प्लेस ढूंढनी होगी। यानी मुझे इसकी वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं मालूम। जो तीसरी बॉडी है इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 67। चौथी जो बॉडी है उसका मुझे एक कंपोनेंट मालूम है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी ऑफ फोम। मुझे उसकी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं मालूम है। तो अब मैं अपने इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं, जो चीजें मुझे मालूम है। 7.8 मैंने अभी कैलकुलेट किया, प्लस स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वी। वैसे मुझे इसको वी डी लिखना चाहिए था,
मगर इस केस में v हो जाएगा क्योंकि वो पानी के अंदर ही था तो पूरा ही डिस्प्लेस होगा, मगर वो vd जब आता है जब आधा डिस्प्लेस होता है। फ्लूइड specific weight of the fluid multiply by v -67, ये क्वेश्चन में गिवन था, माइनस स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय v। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन हो गया है, यहां पर मुझे क्या करना चाहिए था, ये स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड को छोटे f से सिग्निफाई करना चाहिए था। क्यों कंफ्यूजन हो गया है? कंफ्यूजन इसलिए हो गया है कि मैंने यहां पर स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड को ये कर दिया है और फोम के लिए भी मैंने कैपिटल F ले लिया है। तो एक स्टूडेंट इसको कंफ्यूज करने के लिए इसको भी 9.81 ले सकता है, इसको भी 9.81 ले सकता है। गलती समझ आ रहे हैं? गलती क्या हो गई मुझसे? यस सर। तो इसको मुझे या तो स्मॉल f लेना चाहिए था या कोई और वेरिएबल लेना चाहिए था, बिकॉज दिस इज नॉट द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, दिस इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी। इन योर केस द बॉडी इज फोम इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं, 7.8 माइनस 67 माइनस 59.2 आ गया पाउंड फोर्स, क्योंकि ये भी पाउंड फोर्स में था, ये भी पाउंड फोर्स में था। इन दोनों को अब मैं कंपेयर करूं, इसको और इसको, इन दोनों में v कॉमन है तो मैंने v को बाहर रख दिया। अंदर क्या है मेरे पास? स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड 62.4। यहां पर मेरे पास क्या था? स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी विच वाज फोम, दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन 4.5। अगर ये दोनों f हैं, दोनों f है तो वैसे तो ये 0 हो जाता, मगर वो मुझसे गलती हो गई। तो 62.4 वाटर की थी, 4.5 उसकी थी फोम की। अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों के यूनिट सेम हैं। तो मैंने v को बाहर रखा, v को मैंने फिर बाहर रखा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 57.9 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब, ये वाली साइड जो है वो यहां पर आ गई, इज इक्वल टू, अगर मैं इस साइड से -59.5 को उधर ले गया 0 को काउंटरएक्ट करने के लिए, तो ये क्या बन गया? 59.2, ये 59.2 बन गया। यहां से मैंने अपने यूनिट्स कैंसिल किए, मुझे मालूम है मेरा आंसर फुट क्यूब में आना चाहिए। अब मैंने अपना डिवीजन कर लिया, 59.2 डिवाइडेड बाय 57.9, वॉल्यूम शुड बी 1.022 फुट क्यूब। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज द मिनिमम वॉल्यूम दैट शुड बी डिस्प्लेस्ड, minimum volume of boy that should be displaced, या this is the minimum volume of the boy, क्योंकि ये बॉय जो था ये पूरा पानी के नीचे था तो इसकी टोटल वॉल्यूम ही डिस्प्लेस्ड होगी, इसीलिए दोनों वॉल्यूम सेम ली गई हैं। कोई सवाल? नो सर, क्लियर है। चलें, यहां तक जो हमने पढ़ा है ना, ये बायोंसी है। आगे हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन बायोंसी, स्टेबिलिटी इज नॉट द सेम एज बायोंसी। बायोंसी क्या होती है? आपकी अपथ्रस्ट होती है या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन अ फ्लूइड, अपवर्ड फोर्स होती है। बायोंसी इज अ फोर्स। स्टेबिलिटी आपको बताती है कि ये मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है या नहीं आ सकता, इज अ बॉडी स्टेबल और अनस्टेबल, सिर्फ ये बता सकती है। स्टेबिलिटी इज नॉट टू डू विथ फ्लोट या सिंकिंग, स्टेबिलिटी इज जस्ट टू विथ a body can return to its original position after an external force is applied to it। यानी कोई मोमेंट आप उसको दोगे, अगर वो स्टेबल है तो वो अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो रोल ओवर हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, आपने वो बलून टॉयज देखे हैं, वो जो पंचिंग बैग टाइप बलून टॉयज भी होते हैं, उनको अगर पंच करोगे तो अपनी पोजीशन के ऊपर दोबारा आ जाते हैं हिलकर, बोबो डॉल्स बोलते हैं उनको। वैसे क्लिफ्टन पे देखा होगा, वो जो बलून से बने होते हैं, अंदर हवा भरी भी होती है और फिगर्स बने हुए होते हैं। समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं?
यस सर। क्या मुझे Yes, sir. गूगल पिक्चर दिखानी पड़ेगी उसकी? No, सर sir. दिखा दे। लगा देंगे। दिखा देता हूँ आपको, पिक्चर दिखा देता हूँ। आई थिंक दे आर कॉल्ड बोबो डॉल्स, मगर उनको बनाया ही इसलिए जाता है वो ये पता नहीं गूगल इसको क्या खोल देगा। जहां तक मेरी मेमोरी बोलती है दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड। मैं सोच रहा था कि आज का चैप्टर आधे घंटे 1 घंटे में, दिस थिंग व्हेन यू पंच दिस थिंग, ये बल्कि ये फिगर भी आपने देखा होगा, जब आप इसको पंच करते हो तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ पर स्टेशनरी हो जाता है। या देखा, ये देखा है ना, समझ गए, आइडिया हो गया? यस सर। तो दिस थिंग इज स्टेबल, जी सर। इट इज स्टेबल बिकॉज इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अनस्टेबल ये होता है कि आप उसको पुश करते हो और वो टॉपल ओवर हो जाता, गिर जाता, वापस नहीं खड़ा होता। सो दैट इज अनस्टेबल। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर कुछ नहीं है, 2 स्लाइडें हैं जस्ट टॉकिंग अबाउट बायोन्सी मटेरियल्स। फ्लोटिंग बॉडीज रिक्वायर द यूज ऑफ लाइट वेट मटेरियल्स टू ऑफर अ हाई डिग्री ऑफ बायोन्सी। कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है ना, अगर आपको उसको एक हाई डिग्री बायोन्सी की देनी है तो बेहतर ये होता है कि लाइट वेट मटेरियल से बनाई जाए जिनका वेट कम हो। आप कोई बड़े हाई डेंस हैवी मेटल से बनाओगे तो अच्छी बायोन्सी नहीं मिलेगी। इन ऑर्डर टू मेक अ हैवी ऑब्जेक्ट मूव, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है जब सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इट इज डिजायरेबल टू ऐड बायोन्सी टू इंक्रीज मोबिलिटी। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको आपको सबमर्ज करना है तो उसको हिलाने के लिए यू शुड इंक्रीज द बायोन्सी ताकि वो मोबाइल हो जाए, वो मूव कर सके। So the certain factors should be kept in mind while designing a buoyancy material. A buoyancy material should have the following properties: low specific weight and density. ऐसे मटेरियल से बनाओ जिसकी स्पेसिफिक वेट कम है, डेंसिटी कम है। लिटिल और नो टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब फ्लूइड, वो ज्यादा फ्लूइड्स एब्जॉर्ब नहीं करे कि वेट्स को इफेक्ट हो। कंपैटिबिलिटी विद फ्लूइड इट एक्ट्स ऑन, ऐसा मटेरियल बनाओ जो कंपैटिबल हो वो इस फ्लूइड से एक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बॉडी बनाई है जो पानी के साथ कंपैटिबल है तो बेहतर है उसको वैसा बनाओ। ऐसा कोई बॉडी नहीं बनाओ जो पानी के साथ कंपैटिबल नहीं है और मरकरी के साथ कंपैटिबल है, तो उसको पानी में यूज करने के लिए इट वुड हैव बीन यूजलेस, उसको फिर मरकरी में यूज करो। विथस्टैंड फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर होगा। आपका जो बायोन्सी की मटेरियल बॉडी जो बनी हुई है उसके पास इतना अच्छी बॉडी के पास इतना वो होना चाहिए कि वो विथस्टैंड कर ले प्रेशर को, डैमेज नहीं हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स को वो कर ले। आखिरी जो चीज है वो है एबिलिटी टू टॉलरेट डैमेज। इन केस एनी डैमेज हो जाए इसके पास इतना हो कि विथस्टैंड कर सके डैमेज को। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक बायोन्सी मटेरियल के अंदर। अब स्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। देखें, मैंने आपको एक बात बताई, 2 तरह की बॉडीज हो सकती हैं। एक बॉडी हो सकती है जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, एक चीज हो सकती है जो फ्लोट कर रही है पानी की बाहर है, एक हो सकती है जो सेमी सबमर्ज्ड है, आधी बाहर आधी अंदर। स्टेबिलिटी सबमर्ज बॉडी की डिफरेंट होती है और फ्लोटिंग बॉडी की डिफरेंट होती है। सबमर्ज बॉडी की स्टेबिलिटी बहुत आसान है, फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो ट्रिकी है। पहले सबमर्ज बॉडी की बात करते हैं। A body in a fluid is said to be stable if it returns to original position after being rotated along a horizontal axis. पहले डायग्राम दिखा देता हूं। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी एक बॉडी है फ्लूइड के अंदर, टोटली सबमर्ज्ड है।
ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। फर्ज करें आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, कोई टॉर्क दिया, कोई रोटेटिंग मोमेंट दिया, आपने इसको टिल्ट किया, इस कंडीशन के अंदर बी के अंदर आपने कंडीशन को टिल्ट किया। ये टिल्ट होने के बाद उस फ्लूइड के अंदर दोबारा इस पोजीशन के अंदर आ गई, स्टेशनरी स्ट्रेट पोजीशन, दिस इज स्टेबल। अगर ये नहीं आती इस पोजीशन के अंदर, इट टॉपल्स ओवर, गिर जाती है, दैट इज अनस्टेबल। बट दिस इज फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड। Submerged bodies in a fluid have a condition that the center of gravity of the body must be below the center of buoyancy. ये याद रख लें, ये प्रॉपर्टी याद रख लें कि अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं सबमर्ज बॉडी की बात कर रहा हूं। एक कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी अगर हो तो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी। चाहे वो 1 सेंटीमीटर नीचे हो, चाहे वो 1 मिलीमीटर नीचे हो, बस नीचे होनी चाहिए। और यही चीज है सबमर्ज बॉडी के अंदर। सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बायोन्सी यहां पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां भी हो सकती थी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां भी हो सकती थी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां भी हो सकती थी। मगर आमतौर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होती तो फिर इसका शेप भी चेंज होता, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर से ही आपकी होती। मगर मैं कहने को एक बात कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज टू बी बिलो देन सेंटर ऑफ बायोन्सी, बट देन इट इज डिपेंडेंट अपॉन द शेप, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होती है? सेंटर ऑफ बायोन्सी इज सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वो जो आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसका सेंटर पोजीशन सेंट्रॉइड। और इस पोजीशन पे क्या होता है? इट इज बिलीव दैट एट दिस पॉइंट द बायोन्ट फोर्स एक्ट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर ये मेरा सेंट्रॉइड है, मेरी जो बायोन्सी फोर्स लगेगी वो अपवर्ड्स एक्ट करेगी इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ बायोन्सी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? The weight of the body acts vertically downwards from the center of gravity, यानी center position of the body से it will act vertically downwards। तो एक submerged body के अंदर कोई मसला नहीं है। 2 या 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया कि center of gravity is always below the center of buoyancy submerged के लिए। दूसरी बात ये, center of buoyancy is the point where the buoyant forces are thought to be acted on. It is at the centroid of the volume displaced. तीसरी बात ये, the weight acts from the center of gravity. मजा जो आता है या जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है stability of a floating body. अब देखें, condition of a stability of a floating body is different from the stability of a completely submerged body. क्या डिफरेंस है? At equilibrium, equilibrium की आप बात करो, center of gravity is above the center of buoyancy. इसमें क्या था? completely submerged body हो कि बिल्कुल नीचे हो, उसकी कंडीशन ये थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज बिलो सेंटर ऑफ बायोन्सी। फ्लोटिंग बॉडी के अंदर क्या कंडीशन है? फ्लोटिंग बॉडी के अंदर कंडीशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव द सेंटर ऑफ बायोन्सी। डिफरेंस समझ आया? यस सर। अच्छा, अ न्यू टर्म मेटा सेंटर इज डिफाइंड। अब बात करते हैं मेटा सेंटर क्या होता है। आई टोल्ड यू दैट, और ये देखें फ्लोटिंग बॉडी को देखें, ये आधी सबमर्ज्ड है, आधी फ्लोट कर रही है, आधी बाहर है, आधी अंदर है। इसीलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, ऊपर है सेंटर ऑफ बायोन्सी से। कंप्लीटली सबमर्ज होती तो ये पूरी नीचे होती। हम मेटा सेंटर की बात कर रहे थे। There was a horizontal axis, there was a vertical axis. When you apply a
या अ मोमेंट आप देते हो, जो ये आपका वर्टिकल एक्सिस है ना, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। अगर मैंने यहां से इसको एक फोर्स अप्लाई की, तो मेरा जो वर्टिकल एक्सिस है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, सॉरी वर्टिकल एक्सिस वैसे रहेगा, ये जो एक ये नया एक्सिस बना देगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो वर्टिकल एक्सिस इज as it is, a new axis is formed to balance it, जो tilted में होगा। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये CG और ये जो ये टेढ़ी जा रही है, a new axis is formed to balance the new floating position of the body that can only be formed if the object is tilted। अब ये इसकी न्यू पोजीशन है। द पॉइंट, और इस न्यू पोजीशन की वजह से क्या होगा, इस न्यू पोजीशन की वजह से आपकी जो बायोंसी की जो पोजीशन है ना, सेंटर ऑफ बायोंसी, वो चेंज हो जाएगी। एक पोजीशन में सेंटर ऑफ बायोंसी यहां आ गई, फिर आपकी सेंटर ऑफ बायोंसी यहां आ गई, तो योर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी इज गोइंग टू चेंज। जब ये आपने फोर्स अप्लाई किया और ये जो फोर्स ये जो आपकी नई लाइन लगी है, दिस विल इंटरसेक्ट विद द वर्टिकल लाइन। जो ओरिजिनल वर्टिकल लाइन थी, ये न्यू लाइन उसके साथ इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर इन दोनों पॉइंट ने इंटरसेक्ट कर लिया, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम मेटा सेंटर बोलेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, मेटा सेंटर इज द पॉइंट एट विच योर वर्टिकल लाइन of the body in equilibrium will body floating in equilibrium will intersect with the new position of the line that is formed when a force is applied. When the force is applied, there is a new position, your center of buoyancy is going to change, your vertical line is going to shift, and where the shifting takes place and it intersects with the original vertical axis या line of the body, that point is called the meta center। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए याद रख लें कि आपके पास 3 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा पॉइंट होगा आपका सेंटर ऑफ बायोंसी, तीसरा पॉइंट आपका होगा मेटा सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल ऑलवेज बी अबव द center of buoyancy in a floating object। Condition क्या है? Condition for a floating body is that a floating body is stable if the center of gravity is below the meta center। 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट ये था कि center of gravity is always above the center of buoyancy, इसके अंदर कोई शक नहीं है फ्लोटिंग बॉडी के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द मेटा सेंटर। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बिलो द मेटा सेंटर हो तो आप बोलेंगे आपकी बॉडी स्टेबल है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी मेटा सेंटर से ऊपर हो तो आप बोलेंगे कि आपकी बॉडी अनस्टेबल है। ये लिख लीजिए कहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मेटा सेंटर से नीचे हो, बायोंसी की बात नहीं कर रहा हूं, बायोंसी के ऊपर है वो, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर से नीचे हो, योर फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी स्टेबल। अगर मेटा सेंटर से ऊपर हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो योर फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी अनस्टेबल। इन बोथ द केसेस योर बॉडी इज फ्लोटिंग। फ्लोट वो तब भी कर रही है, सिर्फ पहले केस के अंदर वो स्टेबल है, दूसरे केस के अंदर वो अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी इज नॉट टू डू विथ फ्लोटिंग और सिंकिंग। स्टेबिलिटी इज टू डू विथ इफ द बॉडी कैन रीच इट्स ओरिजिनल पोजीशन और नॉट आफ्टर अ फोर्स इज अप्लाइड। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो मैंने आपको जो बोला है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी स्टेबल होगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मेटा सेंटर से ऊपर होनी चाहिए। आ जाए नीचे। अब एनालिटिकली, ये तो हमने ग्राफिकली या वर्बली या इस तरह बोल दिया था। एनालिटिकली का मतलब कैलकुलेशंस। एनालिटिकली इट कैन बी फाउंड इफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल
by calculating the location of the meta center. यानी आप कैलकुलेशन कर सकते हो फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर मेटा सेंटर की लोकेशन ढूंढने के लिए. अगर मेटा सेंटर की लोकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर आ जाए तो आप बोलोगे मेरी बॉडी स्टेबल है. अगर सेंटर ऑफ लोकेशन मेटा सेंटर से नीचे आ जाए आप बोलोगे मेरी फ्लोटिंग जो बॉडी है वो अनस्टेबल है. फर्ज करें आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 5 है, 5 फुट, आपका मेटा सेंटर है 5.2 फुट, योर बॉडी इज स्टेबल. मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर आप बोलो कि माय मेटा सेंटर इज 4 फुट और आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 4.5 फुट, दिस इज अनस्टेबल बिकॉज योर मेटा सेंटर इज बिलो योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. डिस्टेंस टू द मेटा सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ बायोन्सी. सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है? सेंटर ऑफ बायोन्सी वो होता है जहां पर बायोन्ट फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं. बायोन्सी और फ्लोटिंग बॉडी में बायोन्सी का सेंटर जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है. वो डिस्टेंस उस सेंटर ऑफ बायोन्सी से मेटा सेंटर तक, the distance from the center of buoyancy to the meta center, that is given by mb. उसको हम सिग्निफाई करते हैं mb के साथ. और mb क्या होता है? mb का फॉर्मूला क्या है? 1/vd. vd क्या है? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. 1/vd is equal to कैपिटल M कैपिटल B. और ये कैपिटल M कैपिटल B क्या है? This is the distance from center of buoyancy to the meta center. और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? 1 upon the volume. Sorry, it is not 1 upon volume displaced. It is I upon volume displaced. I क्या है? I मैंने आपको बताया था. I क्या होता है? इनर्शिया. इनर्शिया होता है. अच्छा, और उस याद है कि रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए क्या होता है? रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए VH क्यूब, LB क्यूब, BH क्यूब नहीं, BH क्यूब उन्होंने दिया था. वैसे इट इज LB क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्यूब. LB क्यूब अपॉन 12. LB क्यूब अपॉन 12 रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए होता है और सर्कुलर बॉडी के लिए होता है, याद करने दें, सर्कुलर बॉडी के लिए क्या होता है? आई थिंक पाई d4/64 होता है, समथिंग लाइक दैट. सर्कुलर बॉडी का दोबारा चेक करना पड़ेगा, मगर रेक्टेंगुलर बॉडी के अंदर इट इज LB क्यूब डिवाइडेड बाय 12, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12. हाइट का जिक्र नहीं होता. अच्छा जी, if the distance mb places the meta center above the center of gravity. आपने जब mb कैलकुलेट किया, अगर mb कैलकुलेट करने के बाद वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ गई आपका मेटा सेंटर, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि बॉडी स्टेबल है. बॉडी स्टेबल हो गई. अगर आपने mb कैलकुलेट किया और आपकी नीचे आ गई, इसका क्या मतलब हुआ? बॉडी अनस्टेबल है. बॉडी अनस्टेबल. ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया था. प्रोसीजर देख लें क्या होता है. प्रोसीजर क्या है? आपको देखें, डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा. प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आप डिटरमिन करो पोजीशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी को. आपको बायोन्सी पहले लगानी पड़ेगी. उस फ्लोटिंग बॉडी की पोजीशन आपको डिटरमिन करनी पड़ेगी. जब आपको पोजीशन मालूम पड़ गई, उसके बाद आप लोकेट करो कि सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या है और इसको कंप्यूट कर लो. इस डिस्टेंस को आप कंप्यूट कर लो एक रेफरेंस एक्सिस से. और जो आपकी रेफरेंस एक्सिस होती है ना, वो बिल्कुल उसका जो बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है ना, वहां से रेफरेंस ली जाती है. ये भी मैं आपको दिखाऊंगा रेफरेंस किस तरह लिए जाती है. और रेफरेंस को आप सिग्निफाई करोगे स्मॉल y b, यानी y विद अ
सबस्क्रिप्ट बी। y सिग्निफाइज डिस्टेंस। x y एक्सिस होती है ना, जब आप वर्टिकल में जाते हो तो एक्सिस y एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस लेती है ना, तो y वहां से आया और सबस्क्रिप्ट में आ गया b या cb, सेंटर ऑफ बायोन्सी। फिर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट करते हो उसी एक्सिस से, और ये याद रखो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बायोन्सी के ऊपर है। उसके बाद आप शेप डिटरमिन करते हो, शेप ऑफ द एरिया इन द फ्लूइड। शेप से मुराद ये कि वो सर्कुलर शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है। अगर रेक्टेंगुलर हुआ तो उसका मोमेंट डिफरेंट होगा, उसका मोमेंट होगा LB³ डिवाइड बाय 12। अगर सर्कुलर शेप होगा तो उसका मोमेंट डिफरेंट होगा। आई विल टेल यू द मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर शेप इन अ लिटिल व्हाइल। बॉडी सिर्फ दो शेप की हो सकती है, या सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा हमारे कोर्स के लिए। वैसे तो कोई भी शेप की हो सकती है, कोन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, मगर हमारे कोर्स के लिए इट विल आइदर बी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या सिलिंड्रिकल या सर्कुलर। इसके बाहर मैं आपको शेप नहीं दूंगा। Then you have to compute the displaced volume VD that can even be computed by buoyancy. buoyancy से आप कंप्यूट कर सकते हो, आप MB ढूंढ सकते हो। MB क्या है? 1/VD। आपको एक रेफरेंस पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर ढूंढनी पड़ेगी, और फिर आप डिस्टेंस मेजर कर कर बता सकते हो कि बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल है। दो क्वेश्चन हम करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए। जी क्या बोले? किसी ने कुछ कहा? बोल दें, खा नहीं जाऊंगा आपको। चलें, दो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे करना जरूरी है कि आपका असाइनमेंट इन क्वेश्चन के ऊपर है। सीआर मुझे ये बताएं, आपकी अगली क्लास कौन सी है? सीआर सर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। डिफरेंशियल की है। चलो मैं कोशिश करता हूं 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए, होपफुली हो जाएगा। सर बस करें अब। अच्छा, अगर मैं बस कर दूं तो फिर कल आप 20 मिनट्स के लिए आ सकते हैं, वरना आप असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। सीआर डिसाइड करें, मुझे बताएं। सर असाइनमेंट बायोन्सी तक ही कर 12-13 लेंगे। मिनट तो है। जी, असाइनमेंट बायोन्सी और स्टेबिलिटी कंबाइंड है, एक ही चैप्टर है। मैं सर अभी बस 12-13 मिनट तो वैसे भी है। अभी बस कर देता हूं। अगर अभी बस कर दूं, कल 20 मिनट के लिए आ जाइएगा। दो न्यूमेरिकल हैं, जैसे आप बोले, या मैं अभी 20 मिनट के, मैं अभी 15 मिनट में कंप्लीट करा दूं। जल्दी बताएं, टाइम जा रहा है। सर करवा दें आप। करवा दे सर। बस चले, मैं सीआर ने बोल दिया, कम करवा देता हूं। देखिए मसला ये है कि हमें एक ही दिन मिलता है तो स्लो होते हैं हम। एग्जाम्पल 5.5, द फिगर्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड शोज अ फ्लैट बोट हल। इन्होंने आपको बोट का हल बताया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन। इसने आपको टॉप, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया हुआ है। अब ये आपको बोल रहा है कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि फ्रेश वाटर के अंदर ये बॉडी स्टेबल होगी या स्टेबल नहीं होगी। ये डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम मैं आपको समझा दूं कि थोड़ी सी आपको इसको समझाने मुझे आपको पड़ेगा। मेरा माउस फॉलो कीजिएगा। ये मेरी फ्लैट बोट है, ये जो मेरा है ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू बता रहा है कि ये बॉडी का ये एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, और कुछ नहीं है। यहां पर काम की चीजें आती हैं। काम की चीज ये है कि ये आपको सबसे पहले तो ये बता रहा है कि ये आपकी जो ब्रेथ है ये 2.40 है। ये आपको ये भी बता रहा है कि आपकी हाइट 1.40 है, और आपकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। ये तीन चीजें इसने आपको बता दी। और चौथी चीज इसने आपको क्या बताई कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 0.80 है। यहां से अगर आप इस दोनों को देखें, ये 0.80 आपको आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर 0.80 है तो सेंटर ऑफ बायोन्सी कहां पर होगी? सर इससे नीचे होगी, मतलब 0.234 यार ऐसा करते हैं, लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट क्लास। आप समझ नहीं पाएंगे, मैं करवा तो दूंगा बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। यस सर।